नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि जैन। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात यूपी के ग्रेटर नोएडा में हो रहे सेमिकॉन इंडिया एक्सपो 2024 की, जिसमें आपको बताएंगे सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भर प्रतिनिधियों से क्या अहम बातें कही। साथ ही दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, जिसमें आपको बताएंगे बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहाई मिल गई है, लेकिन उनकी रिहाई पर घाटी का सियासी पारा हाई हो गया। वहीं तीसरे सेगमेंट में बात होगी भारतीय हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली गई है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया एक्सपो 2024 बुधवार से शुरू हो गया है। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन बुधवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें, सेमिकॉन इंडिया एक्सपो 2024 13 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण आयोजन में विश्व भर की लगभग 26 प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर कंपनियां भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर से जुड़ा ये आयोजन हो रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सेमीकंडक्टर नीति 2024 का जिक्र किया। मोदी ने दिया भरोसा। यूपी में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिनार इंडिया एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है। इंडिया एक्सपो का शुभारंभ बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सेमी से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। भारत दुनिया का 8वां देश है जहाँ ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है। मैं सेमी से जुड़े सभी साथियों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है। और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। आप सही समय पर सही जगह पर हैं। इंडिया एक्सपो में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 21वीं सदी के भारत में हालात कभी खराब नहीं होते। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है। जब हालात खराब हो तो आप भारत पर दांव लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के डिजाइनर्स की प्रतिभा को आप सभी लोग जानते और समझते हैं। आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, when the chips are down, you can bet on India। हर उपकरण में भारतीय निर्मित चिप्स हो। वहीं सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार भारत में संपूर्ण सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सिस्टम को आगे बढ़ा रही है। मैंने इस साल लाल किले से कहा है, दुनिया के हर उपकरण में भारतीय निर्मित चिप्स हो। हमारी सरकार भारत में पूरे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही है। मैंने इस साल लाल किले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा, भारत वो सब करने वाला है।
साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इसके ओवरसीज एक्विजिशन के लिए हमने कुछ समय पहले क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की है। क्रिटिकल मिनरल्स को कस्टम्स ड्यूटी से छूट देना हो, क्रिटिकल मिनरल्स को उसके ब्लॉक्स की माइनिंग की ऑक्शन हो, इन सब पर तेजी से काम हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस में एक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम आईआईटीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि हमारे इंजीनियर्स ना सिर्फ अभी के लिए हाईटेक चिप बनाए, बल्कि नेक्स्ट जेन चिप पर भी रिसर्च करें। यूपी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान। वहीं समारोह में मौजूद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने भी आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान दिया है। इस दिशा में नए प्रयास हो सके, इसके लिए कार्य प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें, यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% का मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यातक के रूप में उभरा है। सैमसंग इंडिया ने अपना डिस्प्ले यूनिट प्लांट की स्थापना का निवेश भी इसी नोएडा में किया है। आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के एक बड़े हब के रूप में स्थापित हुआ है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि मूल्य तथा स्टैंप व विद्युत शुल्क में भी छूट करने के अनेक आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने की शिरकत। दरअसल सेमिकॉन इंडिया एक्सपो के उद्घाटन के बाद स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप का आयोजन के साथ ही भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर एक प्रस्तुतिकरण का भी कार्यक्रम किया गया। इस भव्य समारोह में भारत समेत अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के दिग्गज प्रमुख कार्यक्रम में शामिल होने पहुँचे हैं। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तीनों दिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। दुनिया भर के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर अपने स्टॉल लगाएंगे। आपको बता दें, ये दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मेले में से एक है। देश में टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद शेख को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिल गई है, जिसके बाद उनकी तिहाड़ जेल से रिहाई भी हो गई। जेल से बाहर आकर राशिद ने जम्मू कश्मीर के लिए प्रतिज्ञा भी ली। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में जेल में रहते हुए राशिद शेख ने उमर अब्दुल्ला को चुनाव हराकर सभी को चौंका गया था। तो वहीं राशिद को जमानत मिलने के बाद सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। तो वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर सीधी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन बीजेपी ने राशिद की रिहाई को उमर अब्दुल्ला पर भारी पड़ने की बात कहकर घाटी का तापमान बढ़ा दिया है। जेल से बाहर आकर इंजीनियर राशिद की प्रतिज्ञा। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत के बीच उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद इंजीनियर राशिद ने कहा, मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पीएम मोदी के नया कश्मीर के नारे से लड़ूंगा, जो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से विफल हो गया है। इस दौरान उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा। इतना ही कह दूंगा उमर साहब और महबूबा जी से, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है
मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता हूँ। सपोर्ट करेंगे आप? ये कहने की बात है। आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी। हाउ डू यू से इट? बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है। आई विल फाइट मोदी जी पॉलिसीज टिल माई लास्ट ब्रेथ बिकॉज ही हैज ऑलरेडी लेट डाउन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है। वो आपको पता चला होगा इलेक्शन में भी, उसके बाद भी। और जो मेरा वोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता होगा, कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े, दैट वोट was because it was a resentment against Modi's decision of to abrogate Article 370 and 35A। पहले कश्मीरी लोग पीसफुल तरीके से बात करते थे। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा, कहीं बात करनी नहीं थी, तो लोगों को ऐसे ऑप्शन लगा कि हमें वोट डालना चाहिए। इट वाज नॉट इन लव विद मोदी जी। जो वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है। वो पीओके की बात करते हैं। वो जब हम यही बात कहते हैं, फिर लोगों से पूछा जाए आर पार कि वो लोग क्या चाहते हैं, हाउ टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। एंड इफ सेइंग दैट इज अ क्राइम, आई एम प्राउड टू डू दैट क्राइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिगार्डिंग। सो मेरा सिर्फ यही पैगाम है कश्मीर के लोगों को। आई एम कमिंग देयर टू यूनाइट माई पीपल, नॉट टू डिवाइड देम। कश्मीर बिलोंग्स टू अस। हम अपनी धरती के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आई विल नॉट एक्सप्लॉइट माई पीपल। माई मैसेज टू यूथ इज फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन योर कैरियर, लीव पॉलिटिक्स टू अस। इट इज़ माई जॉब टू रिप्रेजेंट देयर सेंटिमेंट्स एंड एस्पिरेशंस। उसके लिए अगर मुझे 1 तारीख को क्या उम्र भर भी तिहाड़ जेल में जाना पड़े। और फिर जो आपने उमर साहब की बात की, सिंस यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। आई वाज नॉट allow me just a second. Since you had asked me the question, it was उमर अब्दुल्ला साहब। जब मेरे लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया तो उन्होंने कह दिया उस वक्त, अगर आपके पास बाइट उनकी होगी कि काश मुझे पहले पता चला होता, मैं इनके खिलाफ लड़ता ही नहीं। फिर जब हम जीत गए, फिर कहा इट इज़ विक्ट्री ऑफ इस्लामिस्ट्स एंड इट्स विक्ट्री ऑफ रेडिकल्स। मैं उसे कहना चाहता हूँ, आई एम प्राउड टू बी इस्लामिस्ट, बट नो इस्लामिस्ट इज अ रेडिकल, वी आर नॉट रेडिकल्स। और उसके बाद आज कहते हैं आप बीजेपी से मिलाए, वो बताएं उनकी कौन सी बात सच्ची। उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को आतंकी फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद घाटी का सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल राशिद को 2 अक्टूबर 2024 तक के लिए जमानत दी गई है। अदालत ने उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दी है, लेकिन अब इस जमानत पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे पता था कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस बारामूला के लोगों के लिए है। इंजीनियर राशिद को जमानत बारामूला के लोगों की खिदमत के लिए नहीं मिली है। अब टाइमिंग पे तो चलिए, लोग खुद फैसला करें। जैसे मैंने कल कहा, मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी रिहाई सिर्फ 20 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए है। बारामूला के लोगों से, और मैं जब बारामूला की बात कर रहा हूं, मैं बारामूला पार्लिमानी हलके की बात कर रहा हूं, जिसमें कुपवारा भी है, बांडीपुर भी है, बडगाम के 2 इलाके हैं। इनके वोटरों से इलेक्शन के दौरान ये कहा गया था कि इंजीनियर रशीद को वोट दो, ये जेल से छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा। निकला सिर्फ 20 दिन के लिए, ताकि लोगों के वोट हासिल हों, और फिर इसको वापस जाना पड़ेगा। एमपी के काम कर नहीं सकता, पार्लियामेंट जाके उनके लिए बात कर नहीं सकता। तो एक तरफ से देखें तो बारामूला के लोगों ने इस इलेक्शन में अपना वोट जो है काफी हद तक जाया किया। अब जहां तक छूटने की बात है, मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूं कि ये बीजेपी वाले एक जबान में कभी बात कर नहीं सकते। ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाजत अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की। कहा कि ये क्या हो रहा है, आप किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए जेल से कैसे छोड़ सकते हो, और मुल्क भर में उसके खिलाफ प्रचार हुआ। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया, तो इस चीज का इस्तिकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नजर ही आ रहा है। बीजेपी कह रहे हैं कि इस बार जो है वजीर आला बीजेपी का होगा, क्योंकि आपको क्या लगा जम्मू में आप तब अगर कश्मीर के लोगों ने गलती की और अपने वोट तकसीम होने दिए, तो मुमकिन है बीजेपी की साजिश कामयाब होगी। इसके लिए कश्मीर के लोगों को अपने अकल का इस्तेमाल करना होगा। जज्बाती उन्होंने एक इलेक्शन में वोट दिए पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ। इस बार जज्बात एक तरफ रख के उनको अकल का इस्तेमाल करना चाहिए और सही फैसला करना चाहिए, ताकि बीजेपी
महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। वहीं पीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुफ्ती ने कहा कि राशिद को जमानत सत्र के दौरान मिलनी चाहिए थी ताकि वे आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे सके। महबूबा ने ये भी आरोप लगाया कि राशिद की जमानत न मिलने के बावजूद उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। देखिए, इंजीनियर साहब को रिलीज किया, काश इनको पार्लियामेंट सेशन के दौरान रिलीज किया होता ताकि वो अवाम की बात करते। आज उनको इलेक्शन में रिलीज किया गया वोट मांगने के लिए, अच्छी बात है, मगर मैं चाहती हूँ जो हमारे हजारों नौजवान बेगुनाह जेलों में बंद है उनको भी इसी तरह रिलीज किए, उनको भी रिलीज करें। तो ये इस वक्त जो हमारे नौजवान जिनके माँ बाप वहाँ तक जा नहीं सकते, रसाई नहीं है उनकी, उनको रिलीज करें तो अच्छी बात होगी। इंजीनियर साहब को बताया जाए क्रॉस किया है बीजेपी का, रीजनल पार्टी का कहना है यहाँ पे, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, शक तो होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया। इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं उनके माँ बाप उनसे मिलने नहीं देते हैं, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा करती है वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास तो हमारे कैंडिडेट्स के पास कोई, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो खुद जेल में थे, कैंडिडेट किसने खड़े किए? ये सोचने वाली बात है। कांग्रेस ने जमानत को बताया कानूनी प्रक्रिया। उधर इंजीनियर राशिद की जमानत पर कांग्रेस ने सधी हुई प्रक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि राशिद को जमानत मिली है और ये एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें क्या कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने जमानत की टाइमिंग पर जरूर संदेह जताया। कानूनी प्रोसीजर है, हालांकि जो चीज़ बहुत पहले होना चाहिए था वो खींच खांच के अब बेल तो मिल ही गया और मेरे ख्याल से देर आए दुरुस्त आए, कानूनी कार्रवाई है, उसमें क्या कह सकते हैं, अच्छी बात है। एनसी कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट से अब हर एक को हम यही कहेंगे तो फिर कौन ओरिजिनल है? ठीक है, केस जो उनके ऊपर लगा हुआ है उसका अपना जो खाली टाइमिंग जो ये बनाते हैं उठाने का या रिलीज करने का, उसमें थोड़ी शक की सुई जाती है, मगर हमें हर चीज़ को टैग नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो जमहूरीती रास्ते से फिलहाल चुनाव मैदान में है, उस चीज़ का रेस्पेक्ट होना चाहिए, कोई फर्क नहीं। ऐसे तो इससे पहले भी बड़े प्यादे पैदे किए, अब वो हर तीसरे आदमी को कहेंगे कि ये हमारा है। हमने जब उसने लोकसभा जीती तब भी बीजेपी चाहती थी कि वो हमारे साइड आएगा, तो हमने हाउस लगने से पहले ही कहा कुछ भी हो, इंजीनियर रशीद जिस भी सिचुएशन में जीत के आए कम से कम एनडीए खीमे में नहीं जाएगा। उसका जो भी आइडेंटिटी रहेगा उसको आगे वोटर फेस करना है। वोटर ने दिया है अगेंस्ट बीजेपी वोट, तो वो उसको देखना है। कल भी अगर वो कुछ हासिल कर पाता है वो एंटी बीजेपी हो। उमर साहब की नींद उड़ेगी। हालांकि इंजीनियर राशिद की जमानत पर बीजेपी ने उल्टा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही खतरा बताया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि उनकी बेल पर छूटने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कहीं बौखलाहट बढ़ेगी तो उमर साहब की बढ़ जाएगी, किसी की नींद उड़ेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब की नींद उड़ेगी। इंजीनियर रशीद साहब को इंटरनल बेल मिलना ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने उनको बेल दे दी, हमें कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए। और उनके बेल पे छूटने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाली नहीं। अगर कहीं बौखलाहट बढ़ जाएगी तो वो उमर साहब को बढ़ जाएगी, अगर किसी की नींद उड़ेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब को की नींद उड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को वो बंद रहे या छूटे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही है और इलेक्शन में हम जो मैजिकल फिगर्स है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन जहाँ तक लगता है कि शायद उमर साहब इस फैसले से अपसेट होगी और उमर साहब की नींद भी शायद आजकल खराब होगी कि इंजीनियर रशीद साहब वापस इंटरनल बेल पर रिहा हो गए। उनने पहले इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी यूज़ कर रही है अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी को। नहीं, उमर साहब तो छोड़िए, उनको लगता है कि शायद सारा जम्मू कश्मीर उनकी ज़ाती विरासत है और कोई भी कैंडिडेट चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे और कोई पार्टी इलेक्शन में उठे उनको वो बीजेपी के सारे एजेंट लगते हैं। खुद वो कब बीजेपी का एजेंट रहा उसको एक बार सोचना चाहिए कि सबसे पहले अगर कोई एजेंट बना बीजेपी का तो वो उमर साहब। इंजीनियर राशिद ने जेल से जीता था लोकसभा चुनाव। दरअसल इंजीनियर राशिद टेरर फंडिंग
केस में जेल में बंद हैं। उन्होंने जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब बारामूला लोकसभा से उमर अब्दुल्ला को चुनौती दी गई थी। जब नतीजे सामने आए तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि इंजीनियर राशिद शेख ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोट से हरा दिया। राशिद शेख को कुल 4,72,481 वोट मिले। उमर अब्दुल्ला को 2,68,339 वोट मिल सके। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान 22 सितंबर को और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। राशिद शेख अपने भाई के लिए प्रचार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने तीसरे मैच में मलेशिया को मात दी है। उन्होंने मलेशिया को 8-1 से हरा गया है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की तीसरी जीत है। इससे पहले भारत ने पहले मैच में चीन और दूसरे मैच में जापान को हराया। फिलहाल भारत का अगला लीग मैच 12 सितंबर को कोरिया से खेला जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। भारतीय हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने तीसरे मुकाबले में मलेशिया को हराया। बुधवार को हुलुन बुइर में खेले गए मैच में पेरिस ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम ने 8-1 से जीत दर्ज की। भारत की इस चैंपियंस ट्रॉफी में यह लगातार तीसरी जीत है। टीम ने पहले मैच में चीन और दूसरे मैच में जापान को हराया। अगला मुकाबला 12 सितंबर को कोरिया से खेला जाएगा। मलेशिया के खिलाफ राजकुमार की हैट्रिक। भारत के लिए राजकुमार पाल ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इस मैच में हैट्रिक लगाई। इसके अलावा अरिजीत सिंह ने 2 गोल, हरमनप्रीत सिंह, उत्तम सिंह और जुगराज ने 1-1 गोल किया। राजकुमार ने 3वें, 5वें और 33वें मिनट में 3 गोल दागे थे। इसके अलावा राजजीत सिंह हुंडल ने भी भारत के लिए इस मैच में 2 गोल दागे। वहीं जुगराज सिंह, हरमनप्रीत सिंह और उत्तम सिंह ने भी 1-1 गोल किया। इसके अलावा मलेशिया की तरफ से एकमात्र गोल अखिमुल्लाह अनवर ने किया। अखिमुल्लाह अनवर ने 34वें मिनट में अपनी टीम के लिए 1 गोल दागा था। इसके अलावा मलेशिया की तरफ से कोई खिलाड़ी गोल नहीं कर पाया था। बता दें, टॉप 4 में रहने वाली 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। अंक तालिका में भारत नंबर 1। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले नंबर पर मौजूद है। भारत ने 3 मैचों में जीत हासिल की है। इसके साथ ही भारतीय हॉकी टीम के 9 अंक हो गए हैं। इसके अलावा पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की हॉकी टीम है। पाकिस्तान ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 3 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 1 जीत हासिल हुई है। इसके अलावा 1 मैच ड्रॉ रहा था। फिलहाल पाकिस्तान के 5 अंक हैं। 6 टीमें हिस्सा ले रही। भारत के साथ इस टूर्नामेंट में चीन, कोरिया, जापान, मलेशिया और पाकिस्तान भाग ले रहे हैं। राइवल पाकिस्तान से भारत का मुकाबला 14 सितंबर को होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। भारत सबसे सफल टीम। भारतीय हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की डिफेंडिंग चैंपियन है। भारत ने 4 और पाकिस्तान ने 3 बार खिताब जीता है। वहीं 2021 में साउथ कोरिया ने टाइटल जीता था। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने हाल ही में खत्म हुए पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से मात दी थी। यह इंडियन टीम का ओलंपिक में लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल था। टोक्यो ओलंपिक में भी टीम ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज जीता था। अब देखना यह रहेगा कि क्या भारतीय टीम लंबे समय से चल रहे गोल्ड मेडल के सूखे को दूर कर पाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क एनबी न्यूज। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।